श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नीलकांत और आप सुन रहे हैं रेडियो नारद यानी 90.4 एफएम, जो कि मंगलायता यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अंतर्गत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलवाणी और मंगलवाणी कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे अपने प्रोमिनेंट गेस्ट को आपसे मिलवाना चाहते हैं जो आज आपसे एकदम खास और महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। दोस्तों, हम सबके बीच में है प्रोफेसर जफर अहमद खान। आप लॉ विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उसके अलावा आप अंबेडकर चेयर के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। और प्रोफेसर जफर अहमद खान सर का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और फैमिली लॉ में विशेषज्ञता है और ये सर अपने लॉ विभाग में अपने स्टूडेंट्स को ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और फैमिली लॉ पढ़ाते हैं। इसके अलावा सर अपने पढ़ाई के दौरान शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कमेटी पे सर का रिसर्च है, तो इस पे भी सर से हम बात करेंगे। सर, हमारे कार्यक्रम मंगलवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि छात्र जीवन से लेके एक प्रोफेसर के रूप में और फिर अंबेडकर निदेशक के रूप में आज तक की आपकी यात्रा कैसी रही है? नमस्कार जी। पहली तो बात ये कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ से हाई स्कूल किया था बोर्ड से, उसके बाद से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूसी होता था पहले, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, उसमें मैंने दाखिला लिया था। उसके बाद मैंने लॉ में पीएचडी की और पीएचडी के दौरान ही पहले मैंने कंपटीशन देना चाहा था जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जबकि जो कि मैंने एडमिशन उसी पर्पज़ के लिए लिया था। लेकिन जब मैंने ईयर का कोर्स किया था एलएलबी का, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मांग रहे थे। इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था यूपी गवर्नमेंट ने कि 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं जुडिशरी नहीं दे पाया। और उसके बाद फिर हमारे साथी भी कुछ थे जिन्होंने प्रैक्टिस में एनरोल करवा लिया था, तो उन्होंने दिया भी और वो आजकल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं भी। लेकिन मैंने दिया, मैंने इस ड्यूटी की तैयारी की जिसमें मैंने 3 साल कंटिन्यूसली प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में मेरे कुछ मार्क्स से रह जाता था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एक तो लॉ था, दूसरा मेरा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं मैंने जो पढ़ा हो, जो मैंने ऑप्ट किया फ़िलासफ़ी ऑप्ट किया था मैंने। फ़िलासफ़ी मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ पहले नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फ़िलासफ़ी में तो वो अच्छा रहेगा और आपको मैं भी करवा दूँ, हेल्प करूँगा। तो उन्होंने हेल्प की और वो ईश्वर की कृपा से ये सब चीज़ें मेरी रहीं भी और मैं क्वालिफ़ाई करता रहा। लेकिन फाइनली सिलेक्शन कोई 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स का बस डिफरेंस था। लेकिन बस फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अंबेडकर चेयर थी, उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर के ही इक्विवेलेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट थी, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैं उस पर कई साल 20 से 21 साल करता रहा काम। उस पर फिर उन लोगों ने उस पोस्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड था ही, उन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर प्रोफेसर की जगह निकली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, तो मेरा उसमें प्रोफेसर की उस पर चेयर प्रोफेसर डॉक्टर अम्बेडकर चेयर ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जी, उसमें मेरा प्रोफेसरशिप में हो गया था। अच्छा। जो कि आजकल मैं उसी को देख रहा हूँ और जिसमें कि ये एक्टिविटीज़ कुछ करवानी होती हैं, जिसमें पूरा स्टाफ है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर के अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 डॉक्टोरल रिसर्च फेलोज़ हैं जिनको 41,000 की पर मंथ की ग्रांट मिलती है। और उसके बाद मेरा जब इसमें होता है तो ये एक्टिविटीज़ के लिए एक और होता है जो कि हमारे यहाँ रिसर्च एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, रिसर्च वर्क के नाम पे है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, ये भी करवाते हैं हम लोग। पीजी स्टूडेंट से भी कुछ रिसर्च करवाते हैं जो कि हैं हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। और सेमिनार का एक प्रोविज़न है कि ईयरली एक सेमिनार करवाना है, 2 बुक्स, 1 बुक्स और 1 जर्नल हम लोगों को पब्लिश करवाना ही करवाना ईयरली, तो वो मैं करवाता हूँ ईयरली। और ये लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर ईयरली एक करवाता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर के नाम से जाना जाता है। उसमें मैं 1 साल में एक मेमोरियल लेक्चर भी करवाता हूँ।
एक बात और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, जी। कि आप अंबेडकर चेयर के निदेशक हैं। जी, जी। तो आज आप जैसे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जी, जी। तो आज भी हाँ। जो हमारी एससी और एसटी कम्युनिटी है, इनके समक्ष आप मुख्य रूप से कौन-कौन सी चुनौतियाँ देखते हैं? ये कुछ चुनौतियाँ ये हैं कि देखिए ये इन लोगों के लॉस तो बहुत बने हैं, हुँ, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। हुँ, और मैंने पीएचडी भी इसी पे की थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट के ऊपर हुँ। बहुत थोड़ा-सा मुझे मायूसी होती है। और कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट नहीं है, कानून तो है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। इम्प्लीकेशन नहीं है सही तरीके से। हुँ, क्योंकि देखिए गाँव में या बहुत सारी अभी पब्लिक ऐसी है जो कि कुछ जानती ही नहीं कि हमारे लिए कौन-कौन से लॉज़ हैं। अवेयर नहीं और है। अवेयर ही नहीं है उसके बारे में कि क्या है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और उनको अगर बताया अच्छा ये हम लोग जैसे आउटरीच प्रोग्राम भी करते हैं, हुँ, उसमें कुछ बताते हैं, तो हुँ, कहते हैं हम लोगों को तो ये पता ही नहीं क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। हमने कहा भाई ये सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन हासिल कीजिए। हुँ, क्योंकि अंबेडकर ने सबसे पहले जो स्ट्रेस दिया था, वो कहा था एजुकेशन आप लीजिए, उसके बाद सब चीज़ें अपने आप बेहतर होती चली जाएँगी। सही बात तो है। वही चीज़ है कि एजुकेशन के नाम पे नहीं है। हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी करवाया था हुँ, कि ये ड्रॉप आउट्स स्टूडेंट जो स्कूल्स में होते हैं, हुँ, ये हुँ, जो एससी एसटी के बच्चे हैं, ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? हुँ, तो उनकी मेन कंडीशन यही थी कि उनकी ज़िंदगी में खाने-पीने तक का नहीं था, तो वो बच्चे क्या करते थे, उनकी फैमिलीज़ को हम लोगों ने विज़िट किया, दिखवाया, हुँ, तो देखा कि वो लॉक फैक्ट्री में कुछ चाबियाँ बना रहे हैं, कुछ लॉक के कुछ पोर्शन जो होते हैं बनने में, वो कर हुँ, रहे हैं, उसको असेंबल लोग दूसरे करते हैं। तो हुँ, ये बच्चों को भी इन्वॉल्व किए जाते हैं और उनकी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ जो होती हैं, उनके सारे बच्चे और उनके पिता सब इन्वॉल्व इन्हीं सब चीज़ों में अलीगढ़ में। तो वो उससे ये पता चला कि इनकी जो कंडीशन है कि इनके जो खाने-पीने का नहीं है, हुँ, क्योंकि वो बेचारे स्कूल में जब मैंने बताया ड्रॉप आउट, तो उनका ₹10 महीने इनकी फ़ीस है, हुँ, जो कि इनको हम सब चीज़ देते हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल सब देते हैं, लेकिन ये ₹10 एग्ज़ामिनेशन के नाम पे लेते हैं, वो भी ये लोग नहीं दे पाते। मतलब अशिक्षा के अलावा गरीबी गरीबी बहुत बड़ी है इनके ये 2 सामने, महत्वपूर्ण भूमिका बहुत। है। और इस शिक्षा वजह से अगर ये अपनी अधिकारों के प्रति भी अधिक अवेयर नहीं है। अधिकारों के प्रति भी अवेयर नहीं, क्यों अगर हुँ, अवेयर होंगे तो भाई शिक्षा अगर होगी तो अवेयर होंगे। सही बात तो है। उनकी उनकी जानकारी तभी इनका उत्थान होगा, तभी ये आगे बढ़ सकेंगे। यही मेन वजह मेन तो मुझे ये लगी है। अच्छा सर आपका स्पेशलाइज़ेशन है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और जी, फैमिली लॉ में। जी, जी, तो फैमिली लॉ में अभी तक आपको जी, जी। कौन-कौन से प्रमुख बदलाव या फैमिली में जैसे 2005 का जो अ, वो है हिंसा उन्मूलन जो महिलाओं के लिए कानून था, हाँ, हाँ, जी, तो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का। जी, इस जी, तरह के जी। और भी महिलाओं सेक्सुअल सुरक्षा के हैरेसमेंट लिए वर्क सेक्सुअल हरासमेंट सेटलमेंट है। ऑफ वुमेन एट वर्क जी, प्लेस पे। तो आप इस समय हुँ, मतलब इतना समय हो गया देश को आज़ाद हुए, इस समय विशेष रूप से महिलाओं के लिए जी, जी। कौन-कौन से कानून और जो कानून है उसमें क्या-क्या सुधार आप देखते हैं? क्या देखना चाहेंगे? कानून देखिए महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि कानून है नहीं। हुँ, लेकिन मेन चीज़ वही आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे ही प्रॉब्लम आती है। हुँ, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, हुँ, तो ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस मैंने ये देखा, इस पे भी मैंने कुछ सर्वे करवाया था, तो उसमें भी ये देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे कितना पढ़ा-लिखा क्यों ना हो, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे वायलेंस होता है। होता है। लेकिन ये है कि फैमिलीज़ पढ़ी-लिखी अगर होती हैं, थोड़ा-सा बर्दाश्त करती हैं औरतें भी, हुँ, और वो पब्लिक पे आ नहीं पाता ये चीज़ें। हुँ, तो इसकी वजह ये है कि देखिए, और ज़्यादातर जो देखा गया है कि जैसे कि एग्रेशन होता है मेल पार्ट पे और फीमेल पे, अगर वो दोनों थोड़ा-सा सख्त नेचर के देखे गए दोनों में, तभी टकराव हो जाता है, तब ये बात में आमने-सामने बात आ जाती है आम उस पे। हुँ, अदरवाइज़ वो अगर थोड़ा-सा लिबरल टाइप की है, वो सहनशीलता उसमें ज़्यादा है औरतों में, हुँ, तो वो लेके अपना चलती है, क्योंकि अपने हुँ, माँ-बाप को देखती है कि वो परेशान होंगे, माँ-बाप सब भाई-बहन हमारी वजह से ना हो, तो इसकी वजह से मुझे बहुत दुःख के साथ ये कहना पड़ी, बहुत फैमिलीज़ में ये है। और मेन चीज़ ये कि एजुकेशन का भी है, हुँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी एक सबसे बड़ा कारण है वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी। हुँ। क्योंकि ये समझ लीजिए कि जब पैसे नहीं होंगे तो ये क्राइसिस होती है खाने-पीने, और उस पे लड़ाई-झगड़ा फिर आपस में होता है। मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन और एजुकेशन, एजुकेशन जी, जी। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जी, कि जी। अभी तक अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पाए हैं। सदैव नहीं हो पाए हैं। जी, जी। सर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जी, जी, जी। तो
कॉन्स्टिट्यूशन में समानता की जो बात है, जी, जी। तो समानता का सिद्धांत क्या आपको लगता है कि इतने समय बाद भी अभी तक पूरी तरीके से लागू हुआ है? बात बहुत सही आपने कही है कि लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज कहा गया हाँ, है। हाँ, हाँ। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 में कहा गया कि एवरीवन इज इक्वल, लेकिन हमारा समाज जो है वो इस चीज़ में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट कभी पूरा नहीं होने पाता है, ना हो पा रहा है। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग ही रहता है। अगर एजुकेशन, कुछ लोगों ने एजुकेशन हासिल कर ली तो वो तो क्रीमी लेयर में पहुंच गए, उनका तो आली उत्थान हो रहा है। लेकिन जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं वो तो बिल्कुल नीचे है, तो नीचे ही रहेंगे। उनका तो कोई वो नहीं हो सकता, वो जानते ही नहीं क्या करना है क्या। बेचारे वो तो रोटी के लिए तरसते, किसी ने रोटी दे दी, उनसे काम भी ले लिया, बस खाने खिला दिया, वो खुश हो गए कि भैया हमें खाना मिल रहा है। उनकी फैमिली उसको भी मिल जाता है। किसी बच्चे को लेकर जा बेटा तू चला जा काम कर, या कुछ और एक कुछ खाने का तो मिल जाएगा, भूखा तो नहीं रहेगा। सही बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि जब व्यक्ति का पेट भरा रहता है तब वो अधिकारों की बात करता है। अधिकारों की बात करता है, जब जी उसका बिल्कुल पेट सही। ही नहीं भरा है, तो तो वो अधिकार की क्या अधिकारों बात की करेगा। सही बात है। ये आपने बहुत बिल्कुल अच्छी सही बात बात कही है। जी, कि जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा पेट है। ही नहीं भरा। जी, सर, आप एक कानूनविद हैं, जी, जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कानूनी शिक्षा है और सामाजिक न्याय है, जी, जी। क्या इन दोनों को, कानूनी शिक्षा और सामाजिक न्याय, क्या इन दोनों को हमारे समाज में पर्याप्त महत्व दिया जाता है? नहीं, पर्याप्त महत्व की बात देखिए, सब चीज़ें महत्व तो भाई सब चीज़ें कहते हैं कि हम देते हैं, हुँ, लेकिन इन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, ना पॉसिबल है यहाँ पे। हुँ, हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है, हुँ, तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कम है। कम है। और सिर्फ यही वजह है कि उनको, अगर कोई भी अपने अधिकार की बात करने लगता है तो उसको बुरी तरह से दबा दिया जाता है। वो फिर दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हो पड़ती कि वो आगे बढ़ के कुछ कर सके। हुँ, तो ये सब चीज़ें तो सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जब तक पूरी सोसाइटी एकजुट होकर ना इन सब चीज़ों पे करे। सुना कि लैक ऑफ एजुकेशन ही समझ में आ रही है। एजुकेशन ही मेन लैक तो है, और जब लैक ऑफ एजुकेशन है उसी की वजह पावर्टी भी है। पावर्टी का नहीं हो पा रहा, तो मेन चीज़ आपने जो बात कही कि भाई अगर पेट भरा रहेगा तभी अधिकार की बात करेगा, तो ये फैक्ट है। अच्छा सर, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान जो भारत का इतना प्राचीन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जी, जी, उसके अम्बेडकर चेयर के आप प्रमुख हैं। जी। तो उस अम्बेडकर चेयर में आप किन-किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस समय? हाँ, मैंने ये बताइए एससी एसटी का जो हमने ये 98 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट 1989 पे, हाँ। इस पे हमारा काम अभी भी चल रहा है और ये फाइनल स्टेज में है। हुँ, विद इन 1 मंथ ये कंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपसे कुछ चीज़ें अभी कही हैं कि अवेयरनेस तो गाँव-वाँव में इतनी है नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मैंने ली हैं, आरटीआई के थ्रू निकलवाई हैं हुँ, कि ये क्या कितने-कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो हुँ। उससे पे हमारी चल रही है, अभी फाइंडिंग अभी नहीं हुई है। विद इन 1 मंथ और 2 मंथ इसमें और लग जाएगा। अच्छा तो सर, इसकी एक बात और कि इस प्रोजेक्ट में हुँ। आपके साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े होते हैं? नहीं, स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे साथ स्टूडेंट ही कर रहे हैं। उसको मैं बस गाइड करता हूँ, अच्छा। उनको देखता हूँ और उनका उनके एरियाज़ को